क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रखा है, एक धातु का ब्लॉक यानी कोई मेटल ब्लॉक है, एक बस की छत पर रखा हुआ है। बस को दिया जा सकने वाला वह अधिकतम त्वरण यानी किसी भी बस को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं ताकि ब्लॉक जो है वो स्थिर अवस्था में रेस्ट में रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्चुअल और डायग्रामेटिकल तरीके से समझ। मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक बस हो गई इस प्रकार से, ये बस है, नीचे इसके टायर बना देते हैं, इसमें यहां पर बना दिया टायर और यहां पर बना। ठीक, आपसे क्या रखा है कि इस बस के यहां पर हमने कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ, ऐसे मेटलिक ब्लॉक रखा हुआ। ठीक है, आपको साथ में क्या दे रखा है कि इस बस को दिया जा सकने वाला अधिकतम त्वरण कितना होगा कि ये रेस्ट कंडीशन में रहे, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन दोगे तो ये मूव कर जाएगा। तो सबसे पहली चीज, एक्सेलरेशन देने का काम कौन करेगा? बस करेगा, यानी मास तो है ही बस का। अगर वो इंजन पे फोर्स लगाएगा तो ट्रक या बस आगे की ओर बढ़ेगा। F इज इक्वल्स टू ma, इस फोर्स। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, अगर एक्सेलरेशन है, बस आगे की तरफ जा रही है, तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारे पास में मेटलिक बॉक्स है ये कहां की ओर मूव करेगा? ये पीछे की ओर मूव करेगा। जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। अगर ये ब्रेक मारेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा और फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की। अब आपसे कह रखा है कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हैं ताकि ये रेस्ट कंडीशन में रहे। तो हमने कहा इन दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास में कितना हो गया? म्यू। इस ब्लॉक का मास हमने m मान लिया, नीचे की ओर जो भार लग रहा है वो आपके पास में हो गया mg। इसी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, अब प्रतिक्रिया बल R लग रहा है इसमें, और फ्रिक्शन जो होता है हमारे पास में F इज इक्वल्स टू कितना होगा? म्यू आर। अब देखिए ध्यान से, वो ये कहना चाह रहा है कि ये बॉक्स चले नहीं। चले नहीं इसका मतलब वो अधिकतम स्थिति सीमांत स्थिति होती है। अब आप ये कह सकते हो कि इस बॉडी पर जितना फ्रिक्शन लग रहा है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब तक बॉडी एक्सट्रीम कंडीशन में है, जब तक पिंड जो है वो सीमांत स्थिति में होता है, तब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और जैसे ही ब्लॉक मूव करने लग जाएगा वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखिए F की वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, और ये F हो गया हमारे पास में m इंटू ए। अब R की वैल्यू किसके बराबर? mg, तो म्यू mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए। m से m कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल्स टू हो गया म्यू इंटू जी। अब म्यू इंटू जी आपके पास में कौन सा है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है, वो आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम का मतलब अगर इससे ज्यादा अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता था, यानी ब्लॉक जो है हमारे पास में, ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए, रेस्ट में रखने के लिए, टू कीप द ब्लॉक इन द रेस्ट कंडीशन, तो आप ये कहोगे कि F जो है इसकी वैल्यू या तो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए फ्रिक्शन। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा A लेस और इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई हमारे पास में म्यू जी से, तो ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट होगा। अब यहां तो क्या है, इक्वल्स टू में काम चल रहा था, यानी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास में करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है, एक चिकने नत तल पर एक ब्लॉक नीचे की ओर खिसकता है जबकि नत तल पर झुकाव कोण 45 डिग्री है। इसके पेंदे पर पहुंचने पर वेग v है। यानी अगर कोई भी ब्लॉक जो है वो इस प्रकार से आ रहा है कि स्मूथ सरफेस पे नीचे की ओर जब पहुंचता है उस समय उसकी वेलोसिटी v हो गई। यदि यह समान झुकाव वाले 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए, खुरदरे यानी रफ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे सरकता है, तो पेंदे पर पहुंचने में इसका जो वेग है वेलोसिटी v/2 होगी। अतः घर्षण गुणांक का मान कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा, ट्रिक है इसके अंदर में। आपसे कह रखा है कि दो इंक्लाइन प्लेन है,
सेम कंडीशन, दोनों के एंगल थीटा दे दिया हमारे पास में। यहां पर कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। पहली कंडीशन के अंदर में ये आपके पास में स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है यानी चिकना नत्तल है जिसमें म्यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब जब ये बॉडी यहां नीचे पहुंच रही है तो इस समय इसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास में कितनी है, v है। सेम कंडीशन में उसी इंक्लाइन प्लेन नत्तल पर जब यहां पर ये खुरदरा है, म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है हमारे पास में, फिर ये जब नीचे की ओर आएगा और जब ये पेंदे पर पहुंचता है, यहां पर पहुंचने पर अगर इसकी वेलोसिटी v/n है, मैं ट्रिक बता रहा हूं जो ट्रिक यूज होती है इसमें, तो आपको बताना है कि इस इंक्लाइन प्लेन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो ट्रिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यूज दे रखी है, थीटा आपके पास में कितना है 45 डिग्री, n की वैल्यू कितनी है, b के नीचे लिखा हुआ है 2, तो मैं ये कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू हमारे पास में है 45 डिग्री और n की वैल्यू हो गई 2। पुट कर दो वैल्यू, आंसर आपके सामने, म्यू इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगा आपके पास में 3/4। 3/4 मेरे प्यारे बच्चों 0.75 होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपके पास में है वो 0.75 ये वैल्यू बनेगी। तो देखिए 0.75 कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दे रखा है, 30 डिग्री झुकाव के एक नत्तल पर एक पिंड को ऊपर की ओर गति करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल यदि तल पर नीचे की ओर लुढ़कता है तो इसे सरकने से रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का 3 गुना है, तो पिंड तथा नत्तल के मध्य घर्षण गुणांक होगा। ये भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस टाइप से इसको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले हम बात करें, दो कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन में कह रहा है कि ये हमारे पास में कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी को नीचे की ओर जब ये जाएगी तो नीचे की ओर फोर्स लगती है इस पे mg sin थीटा। इसको आपको ऊपर की ओर ले जाना है तो पर फोर्स रिक्वायर्ड है F1, यानी किसी भी पिंड को ऊपर की ओर ले जाना है उसके लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट हो गई हमारे पास में, F1 फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि यहां पर लगता है इसमें mg, यहां पर लगेगा ये हमारे पास में जितना थीटा एंगल दे रखा है, मैं थीटा के फॉर्म में ही ले रहा हूं, इसमें घटक बना रहा हूं इसमें mg cos थीटा, और यहां पर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बनेगा इसको आप कहोगे r। ठीक है, तो पहला क्या, और फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कहां पर यूज हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, आप इसको ऊपर की ओर सरकाने की कोशिश कर रहे हो तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। जब आप इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हो तो आपको पता है कि ऊपर की ओर फोर्स इन दोनों के इक्वल है, तो जोड़ के बराबर हो गए नीचे की ओर, तो आप कहोगे F1 इज इक्वल्स टू कितना बन गया, mg sin थीटा प्लस करके म्यू आर। तो आर की वैल्यू आपके पास में कितनी है, mg cos थीटा। अब कॉमन आउट कर लीजिए, F1 इज इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा mg और अंदर आ गया इसमें sin थीटा प्लस करके म्यू इंटू कॉस थीटा। ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी, फर्स्ट कंडीशन की, जब हम इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है नीचे की ओर सरकाने से रोकना है। अब नीचे की ओर सरकाने से रोकना है तो डायग्राम में यहां बना रहा हूं, देखिए बीच की जगह पे रिमेनिंग हम सॉल्यूशन करेंगे, यहां पर बना दिया मैंने इस डायग्राम। अब क्या कह रहा आपसे, सेम इंक्लाइन प्लेन है, सेम बॉडी हो गई हमारे पास में, नीचे की ओर जो फोर्स लग रही है इस पे वो हमारे पास में है mg sin थीटा, हो गया आपके पास। नीचे की ओर यहां लग रहा है mg, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाएंगे थीटा है तो ये बन गया आपके पास में mg cos थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन फोर्स लग रही है जो इस डायरेक्शन में, जिसको r कहा। अब ध्यान से देखिएगा, ये नीचे की ओर खिसक रहा है, अब आपको नीचे की ओर खिसकाने से रोकना है, तो नीचे की ओर खिसकाने से रोकना है तो इसका मतलब मैं इस पे जो फोर्स लगाऊंगा
वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगी? ऊपर की डायरेक्शन। इसको मैंने कह दिया F2। तो नीचे से सरकने से रोकना है इसको, इसका मतलब पिंड तो नीचे सरक रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां की लगेगी? ऊपर की ओर। तो F इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास म्यू आर। अब फोर्सेस को बैलेंस करो। अब ये जो आपके पास डायग्राम दे रखा है इसमें फोर्स बैलेंस करो। ऊपर की ओर ये दोनों फोर्स लग रही है, नीचे की ओर ये फोर्स लग रही है, तो मुझे F2 निकालना है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि F2 जो मेरे पास में होगा वो क्या होगा? इन दोनों का प्लस इक्वल्स टू ये, तो ये बन जाएगा आपके पास में एम जी साइन थीटा, माइनस करके जगह नहीं है मैं यहां लिख रहा हूं इसमें म्यू, और आर जो है आपके पास में वो है एम जी कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से आप एम जी कॉमन खींच लो, एम जी कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए कौन सी बात क्या कह रहा है? ये कह रखा है कि ऊपर की ओर ले जाने के लिए जो फोर्स चाहिए, इसे रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए उसका 3 टाइम्स है, यानी F1 की वैल्यू हमारे पास में 3 टाइम्स हो गई किसकी? F2। वैल्यू पुट कर दो, म्यू की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। F1 कितना है देखिए, एम जी साइन थीटा प्लस करके म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू दे रखी है 3 गुना है 7 के अंदर में, तो 3 हो गया एम जी, जगह कम है तो मैं ब्रैकेट में ही लिख देता हूं यहां पर, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, आप कहोगे एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा आपके पास में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू लास्ट में डालेंगे, ये बन जाएगा 3 साइन थीटा और माइनस करके 3 म्यू कॉस थीटा। अब देखो -3 म्यू कॉस थीटा को इधर ले जाओ तो 4 बन जाएगा, इसको इधर लाओ तो 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में 4 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास में 2 साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हुआ 2 हुआ, म्यू को यही रखो, कॉस को नीचे ले जाओ 10 बन जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं म्यू इज इक्वल्स टू, ये बना आपके पास में tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। मेरे प्यारे बच्चों, थीटा की वैल्यू आपको कितने दे रखी है? 30 डिग्री, तो हमारे पास बन जाएगा tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 2 नीचे पहले से पड़ा है, 1/2 √3। 1/2 √3 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। देखिए कौन सा है? बी ऑप्शन। थोड़ी सी जगह की कमी थी इसीलिए कंजर्वेटिव मैंने कर रखा है, आप देख लेना उस चीज में, यानी थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? 0.25 केजी द्रव्यमान के ब्लॉक को क्षैतिज सतह पर फिर चाल से फिसलने के लिए, उसको यानी फिसलाने के लिए 1 न्यूटन क्षैतिज बल की आवश्यकता होती है, फिसलन घर्षण गुणांक का मान होगा, यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं तो थोड़े से दिलचस्पी लिए हुए होते हैं। मान लो ये सतह हो गई हमारे पास, इस पर हमने किसी भी एक ब्लॉक को रख दिया, इस कलर का बनाया था, ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक का मास आपको दे रखा है m इज इक्वल्स टू 0.25 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास में तो म्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसे आगे की ओर ले जाने के लिए F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन बल की आवश्यकता है। 1 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ये चल पड़ेगा और 1 से कम लगेगा तो ये रेस्ट कंडीशन में रहेगा। आपसे पूछ रहा है अगर G की वैल्यू 10 लेवे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 न्यूटन फोर्स जो है वो तो इसके ऊपर लग रही है, साथ के अंदर में आपको देखना है कि म्यू की वैल्यू कितनी है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर इसको आगे की ओर ले जाना है तो 1 न्यूटन बल की आवश्यकता है, इसका मतलब 1 न्यूटन सीमांत घर्षण है इसका, यानी 1 न्यूटन से ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये चल पड़ेगा, तो 1 न्यूटन इसका सीमांत घर्षण है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एफ लिमिटिंग जो है वो मेरे पास में हो गया 1 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू लिमिटिंग इनटू आर हो गया इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगी वो एम जी होगी, ऊपर की ओर जो फोर्स लगती है वो रिएक्शन, आर की वैल्यू एम जी, म्यू एल इनटू हो गया एम जी,
इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू पुट कर दो। म्यू एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम इंटू जी। अब वैल्यू डालिए, एम की वैल्यू कितनी है 0.25 और जी की वैल्यू हो गई 10। ये 2 पॉइंट हट गए, 100 बन गया। इससे कट जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 को 10 से भाग लगाओगे 0.4 हो गया। यानी 0.4 इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। 0.4 से ज्यादा वैल्यू और कम वैल्यू, इस पे आपको अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो हम कहेंगे हमारा करेक्ट आंसर जो है 0.4 है। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक लंबी ट्रॉली पर रखा हुआ है। ट्रॉली तथा ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक, अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, पॉइंट चेंज है, 0.18 है, ठीक है। ट्रॉली रेस्ट कंडीशन से इस एक्सेलरेशन से 20 सेकंड तक त्वरित होती है, तो घर्षण बल का मान क्या होगा। पहले तो डायग्राम से समझाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्रिक्शन में न्यूटन की इक्वेशंस भी लग जाती है। तो सवाल क्या दे रखा है, एक ट्रॉली है आपके पास में, 15 केजी द्रव्यमान का लंबी ट्रॉली पर रखा हुआ है। ये हमने एक ट्रॉली बना दी, बॉक्स ही बना देते हैं डायरेक्ट, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हमारे पास में बॉक्स का जो मास है वो दे रखा आपको m इज इक्वल्स टू 15 kg, ठीक है। ट्रॉली तथा ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक ये आपको दे रखा है म्यू इज इक्वल्स टू 0.18। रेस्ट कंडीशन में u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे कह रहा है इस एक्सेलरेशन से चलाया जाता है इसे, a इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने समय तक चला रहे हैं हम चला रहे हैं इसे 20 सेकंड। तो आपको बताना है कि घर्षण बल का मान कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी। सिंपल सी चीज देखिए, फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एक वैल्यू तो आपके पास होगी F इज इक्वल्स टू, कई बार बच्चा कहे सर म्यू आर करके मैं निकाल लू, म्यू आर से वो निकालेगा। तो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.18 और आर होता है mg, तो 15 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास में कितना 10 हो गया पहली चीज। तो F इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 15, ये बन जाएगा 15 8 जा 120 0 12 15 और ये हो गया हमारे पास में 27। तो आप कहोगे एक तो हमारे पास में आया 27 न्यूटन, क्या पता 27 न्यूटन आंसर हो सकता है, और बच्चा कहे 27 न्यूटन तो है ही नहीं इसमें। अब देखिए जब ये ट्रॉली चल रही है तो ब्लॉक भी मूव करेगा, तो ब्लॉक मूव करेगा तो आपको यह देखना है कि इसे गति करवाने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कितना फोर्स चाहिए इसको गति करवाने के लिए। तो हम कहेंगे F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना होता है ma, यानी जिस ट्रॉली के ऊपर में ये ब्लॉक रखा हुआ है वो ट्रॉली चल रही है F इज इक्वल्स टू ma से। तो हम ये देख रहे हैं कि उस फोर्स के कारण ये ब्लॉक मूव कर रहा है कि रेस्ट कंडीशन में। तो पहले चेक कर लेते हैं। m आपके पास में दे रखा है 15, a नहीं है हमारे पास, a की वैल्यू निकालनी। a की वैल्यू आपको यहां दे रखी है 0.5, तो हम एक काम करते हैं f इज इक्वल्स टू 15 इंटू a की वैल्यू डाल देते हैं 0.5। 0.5 यानी कितना हो गया आपके पास में 7.5 न्यूटन। अब जरा ध्यान से देखिए, हालांकि इसमें यहां 27 नहीं दे रखा है, इनको 27 देना चाहिए। देखिए क्या चीज है, 7.5 न्यूटन फोर्स लग रही है इसके ऊपर में, ठीक है। और इस ब्लॉक को अगर मुझे मूव करवाना है तो 27 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता होगी। अब आप बताइए 27 न्यूटन फोर्स लगेगी तब जाके ये चलेगा, और आप इसके ऊपर में फोर्स लगा रहे हो 7.5, इसका मतलब जो फोर्स लग रही है वो लेस देन है फ्रिक्शन फोर्स से। तो फ्रिक्शन फोर्स से छोटी है, इसका मतलब ब्लॉक जो है वो रेस्ट कंडीशन में, ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में। और आप लोगों को क्लियरली क्लास में बताया है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब जितनी फोर्स उस पर लग रही है उसी को फ्रिक्शन माना जाएगा, ये फ्रिक्शन कंसीडर नहीं होगा। तो आप कहोगे कि 7.5 न्यूटन फोर्स लगने से बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, और रेस्ट कंडीशन में जितनी फोर्स लगती है वही फ्रिक्शन फोर्स है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक है, स्टैटिक, इसे हम मानेंगे 7.5 न्यूटन। अब 7.5 न्यूटन कौन सा है, देखिए आप कहोगे फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में सी ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक निर्भर करता है। देखिए
फ्रिक्शन फोर्स अलग होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होता है। यहां गुणांक दे रखा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की बात कर रहा है, और बच्चा कहता है कि सर म्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस, जिसको आप कह सकते हो कि सतह की प्रकृति पर। सतह की प्रकृति पर मैं आपको फिर बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, परंतु म्यू जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, जिस सतह पर पिंड को लुढ़का रहे हो उसका नेचर कैसा है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन बना, 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। 2 केजी के ब्लॉक को सतह पर रखकर 2.8 न्यूटन का बल लगाने पर घर्षण बल का मान कितना होगा, जबकि ब्लॉक व सतह के मध्य घर्षण गुणांक की वैल्यू हमारे पास कितनी। तो पहले तो ये चेक करना होता है कि इसकी वजह से बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। पहले चेक करते हैं, डायग्राम बना के देखिए। मान लिया किसी भी सतह पर ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर में हमने एक छोटा सा ऐसे ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है, ये ब्लॉक जो है इसका मास हो गया आपके पास में 2 kg, ठीक। सतह पर रखकर 2.8 न्यूटन का इसके ऊपर में फोर्स लगाया हमने। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। घर्षण बल निकालना है और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर इस जगह, म्यू इज इक्वल्स टू है 0.4। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे इसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू। तो आपको पता है एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर होता है। म्यू की वैल्यू 0.4 दे रखी है और आर जो है वो एम जी के बराबर होगा। सीधी सतह पर तिरछी हो तो वो आपके पास में एम जी कॉस थीटा हो, तो ये बन जाएगा एम इंटू जी। मैं लिख देता हूं एम इंटू जी। 0.4 इंटू एम है 2, जी हो गया आपके पास, दे नहीं रखा, मैं 10 मान लेता हूं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 न्यूटन। क्या मतलब हुआ, 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, 8 न्यूटन लगेगा तब जाके ये चलेगी, जबकि आप फोर्स कितनी लगा रहे हो, 2.8। तो मैं ये कह सकता हूं कि अप्लाइड फोर्स जो है वो लेस देन है फ्रिक्शन फोर्स से। इसका मतलब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, यानी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में रहेगी, मूव नहीं करेगी। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो उसका फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, यानी उसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आरोपित बल के समान होगा, अप्लाइड फोर्स के समान होगा। ये कंडीशन कब तक लागू होगी, जब तक कि बॉडी मूव नहीं करेगी। हाँ, मूव करेगी तो फिर हम कहेंगे सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एम से। तो अब देखिए अप्लाइड फोर्स आपने कितना लगाया था, 2.8 न्यूटन। अब देखो ये सवाल बड़ा रोमांचक हो गया, 2.8 भी ऑप्शन में दे रखा और 8 भी दे रखा है। तो बच्चा जनरली क्या करता है, 8 न्यूटन पे टिक मार देता है। 8 न्यूटन को तो कब यूज करना है, जब ये बॉडी मूव करेगी। अभी तो हमें पता चल रहा है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास में है वो ए ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार जो लकड़ी की दीवार वाले 5 मीटर त्रिज्या के मौत के कुएं में ऊर्ध्व सतह पर न्यूनतम इतने मीटर पर सेकंड की चाल से चलना चाहता है, टायर व लकड़ी के मध्य घर्षण गुणांक की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मौत का कुआं देखा होगा आपने, मोटरसाइकिल सवार ऐसे घूमता है, ठीक है। अब यहां इसको मूव करवाना है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली। तो ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं इस चीज का, आपको थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी उस मौत के कुएं की। ये हो गया हमारे पास में डेथ वॉल जो है ऐसे, ये नीचे की और यहां ये नीचे की। मोटरसाइकिल सवार मान लो ऐसे चल रहा है, ये मोटरसाइकिल के 2 टायर बना दिए हमने, ये हैंडल हो गया, और ये व्यक्ति जो बैठा है इस पे का सीट हो गया। अब आप समझ लो ये मोटरसाइकिल है इस पे, ठीक है। अब आपको इतना पता है कि जब मोटरसाइकिल एक मौत के कुएं में से गोल गोल घूमती है तो उस पे जो अप्लाइड फोर्स लगता है बाहर की ओर, अपकेंद्रीय बल होता है। आपने नाम सुना होगा, दूध में से क्रीम को निकालने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है
वो होगा आपके पास में mv² बन गया इसमें। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो रिएक्शन फोर्स होगी। देखिए सीधा है तो रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है। अब यहां पर रिएक्शन फोर्स mv² के बराबर होगी। अब आप मुझे बताइए इस पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कहां है? तो हमेशा देखिए चलना चाहता है, चल नहीं रहा, तो आपको पता है कि ये हमेशा नीचे की ओर गिरने की कोशिश करेगा। का जो भार है वेट नीचे की ओर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऐसे लगेगी। तो अब देखिए अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। अब म्यू कैलकुलेट करना है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा F अपॉन आर। अब ध्यान से देखिएगा F हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स, F की वैल्यू वेट के इक्वल हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होगा जिसको mg कहेंगे। आर हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन है, ये mv² के इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं mv²। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। म्यू इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, देखो m से m कट गया, आपके पास में g ऊपर है, नीचे बन गया v²/r, यानी g इंटू आर अपॉन v²। पुट कर दो, g की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं, r आपके पास में 5 मीटर दे रखा है, v² यानी 5√5 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ऊपर है 50, नीचे बन गया 25 इंटू 5 125। 25 से काट लो 2 और ये हो गया 5। ये बन जाएगा आपके पास में 0.4। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू हो गई 0। ये कितना बनेगा हमारे पास में 0.4। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी है। हमेशा जरूरी नहीं है कि आर की वैल्यू mg हो, इस आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको क्या दे रखा है कि 100 ग्राम की वस्तु 60 डिग्री के नत्तल पर फिसलती है यदि घर्षण गुणांक 1.7 है। देखिए दोस्तों म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 1.7 दे रखा है आपको, ठीक है। तो घर्षण बल का मान कितना होगा, F की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को इंक्लाइन प्लेन ऑलरेडी बता रखा है। मान लिया इस टाइप से कोई भी एक नत्तल है, यहां पर कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई, तो सीधी सी बात है नीचे की ओर जो फोर्स लगती है वो mg हो गया। जितना इंक्लाइन प्लेन होता है उसी डायरेक्शन में हम एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे mg cos थीटा, ये आपके पास में थीटा रहेगा। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स बनेगी जिसको हम कहेंगे mg sin थीटा। कई बार आपको बता चुका हूं, इसको हम r कहेंगे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स निकलेगी वो फ्रिक्शन फोर्स, यही निकालना है। तो F की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू आर होगी। म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 1.7, आर होता है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसको बैलेंस करेंगे, ये बन गया mg cos थीटा। तो F इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू मास दे रखा है 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे केजी में चेंज करने की। G की वैल्यू 10 रख देता हूं और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब देखिए 3 जीरो कट गई इससे, 1.7 इंटू cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होती है 1/2। जब इसको काटोगे तो 0.85 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो है 0.85 न्यूटन। देख लीजिए कौन सा आंसर है हमारे पास में 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए। हालांकि म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसीलिए दे दिया, और जब कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो यहां पर म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अदरवाइज अगर 1 से ज्यादा देते तो वो बोनस मार्क्स होगा, यहां बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर हमने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वस्तु जो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है 9 मीटर की दूरी तय करके रेस्ट कंडीशन में आ जाती है, घर्षण गुणांक का मान बताना है। जी की वैल्यू आपके पास में है 10 मीटर पर सेकंड। देखिए अब आपसे एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ये मान लिया कोई भी सरफेस हो गई, सरफेस पे किसी भी हमने एक ब्लॉक को बना दिया ऐसे। आपको क्या दे रखा है, एक वस्तु जो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, Q की वैल्यू आपको दे दी इसने 6 मीटर पर सेकंड। देखिए क्या होता है, काइनेमेटिक्स भी लगती है, न्यूटन की इक्वेशंस जो हो तो सब जगह लगती है। अगर टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है,
तो न्यूटन की इक्वेशंस यूज होती है। ठीक है, 9 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये रुक जाता है। यहां आके ये ब्लॉक जो है ऐसे रेस्ट कंडीशन में आ गया। रेस्ट में आने का मतलब पी की वैल्यू 0 हो गई आपके पास, और एस जो है आपके पास में कितना हो गया, 9 मीटर हो। ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू बतानी है, जबकि जी की वैल्यू आपके पास में कितनी है दोस्तों, ये दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चा कहे सर कैसे निकाले, सिंपल सी चीज है, म्यू की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो हमारे पास में ए और जी की फॉर्म में आती है। जैसे आप लोगों को पता है कि ए इज इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू जी, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं मैं आपको। जी की वैल्यू 10 है, म्यू हमारे पास में है नहीं। अब देखिए, यू दे रखा है, बी दे रखा है, एस दे रखा है, ए आपके पास में है, तो ये चारों चीजें जो है न्यूटन की थर्ड इक्वेशन में यूज होती है। तो मैं कह सकता हूं कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। आपको निकालना है, v की वैल्यू 0 दे रखी है, u की वैल्यू आपके पास में 6 का स्क्वायर हो गया, और एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के कारण है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसको मैं माइनस कह सकता हूं इसमें। 2 a की वैल्यू हो गई म्यू इंटू जी, और s आपके पास में कितना 9, g की वैल्यू भी रखी नहीं है मैंने, इस नंबर को उठा के यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो 9 2 जा 18 बन गया, 18 म्यू इंटू जी इजिकल्स टू बनेगा 36। अब इसको नीचे ले जाओ, म्यू इजिकल्स टू 36 अपॉन 18 इंटू जी, ये इससे कट जाएगा 2 हो गया, तो 2 अपॉन जी की वैल्यू 10 डाल देते हैं, ये बन जाएगा 0.2, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास में 0.2 है। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन हुआ दोस्तों।